क्या कभी सोचा है कि अगर हम धरती की सतह से 100 किलोमीटर नीचे जा पाते तो वहां क्या होता। वहाँ एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ चट्टानें पत्थर की तरह ठोस नहीं है, नहीं, वो तो शहद की तरह गाढ़ी और आग की तरह धधकती हुई है। इसी को हम कहते हैं मैग्मा, पिघली हुई चट्टानों का एक जलता हुआ उबलता हुआ महासागर। पर बात यह है कि मैग्मा कभी एक जगह टिकता नहीं है। उस पर लगातार प्रेशर, टेम्परेचर और टेक्टोनिक फोर्सेस उसे ऊपर की ओर धकेलती रहती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हर एक आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक की कहानी। तो जब ये पिघला हुआ पत्थर ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, तो ये एक तरह के चौराहे पर आ जाता है। इसके पास दो रास्ते होते हैं और ये जो भी रास्ता चुनेगा वही इसकी किस्मत तय करेगा। वही बताएगा कि ये किस तरह की चट्टान बनने वाला है। अच्छा, तो पहला रास्ता ये है कि मैग्मा सतह तक पहुंचने से पहले ही अंदर ठंडा हो जाए। इन्हें कहते हैं इंट्रूसिव चट्टानें। अब क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसके क्रिस्टल्स को बड़े होने का पूरा टाइम मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज को बनने में जितना ज्यादा वक्त देंगे वो उतनी ही बेहतर बनेगी। पर अगर मैग्मा ज्वालामुखी बनकर सतह पर आ गया, जिसे हम लावा कहते हैं, तो वो बहुत तेजी से ठंडा होता है और इससे बनती हैं एक्सट्रूसिव चट्टानें। यहाँ ठंडा होने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि क्रिस्टल्स को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। या तो वो बहुत छोटे रह जाते हैं या फिर बनते ही नहीं। पता है, हर आग्नेय चट्टान अपने आप में एक कहानी है। उसकी बनावट, उसके अंदर के दाने, उसमें बने छेद, ये सब सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि वो कैसे पैदा हुई। तो चलिए आज इन पत्थरों में लिखी कहानियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसिव स्ट्रक्चर की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विशाल। कभी कभी मैग्मा इतना यूनिफॉर्म तरीके से ठंडा होता है कि उसमें कोई दरार या कोई लेयर नहीं बनती। नतीजा एक एकदम ठोस मजबूत चट्टान। इसीलिए तो ग्रेनाइट जैसी चट्टानों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मजबूती के कारण। अब जरा सोचिए, गरम उबलते हुए लावा के अंदर गैस के बुलबुले फंस गए हैं। जैसे ही लावा ठंडा होना शुरू होता है, ये गैसें बाहर भागने की कोशिश करती हैं और जाते जाते अपने पीछे छोटे छोटे छेद छोड़ जाती हैं। बस इसी से बनती है वेसिकुलर संरचना। प्यूमिस पत्थर तो सबने देखा ही होगा। वो इतना हल्का इसीलिए होता है कि पानी पर तैर जाता है, क्योंकि वो इन छेदों से भरा होता है। तो प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। स्टेप 1, लावा में गैसें फंस जाती हैं। स्टेप 2, लावा ठंडा होता है और गैसें बाहर निकल जाती हैं। और स्टेप 3, ये जो खाली जगह बच गई, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, वो हमेशा के लिए उस चट्टान का हिस्सा बन जाती हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि वक्त के साथ इन खाली छेदों में क्वार्ट्स या कैल्साइट जैसे मिनरल्स आकर भर जाते हैं। इस प्रोसेस से बनता है एमिगडायलॉइड स्ट्रक्चर और ये चट्टान के अंदर छिपे हुए छोटे छोटे रत्नों की तरह दिखता है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कमाल की चीज पर, कॉलमना स्ट्रक्चर। सच कहूं तो ये नेचर की सबसे शानदार कलाकृतियों में से एक है। होता यह है कि जब लावा की एक मोटी परत ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है और इस सिकुड़न से जो टेंशन पैदा होता है उससे उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और ये क्रैक्स अक्सर कमाल के हेक्सागोनल पिलर्स यानी षटकोणीय स्तंभ बना देते हैं। नज़ारा देखने लायक होता है। तो ये पूरा प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। लावा की ऊपरी सतह पहले ठंडी होती है, सिकुड़ती है, और फिर ये दरारें धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती जाती हैं, जिससे ये बड़े बड़े विशाल स्तंभ बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई। लावा और भी कई तरह के मजेदार और आकर्षक रूप ले सकता है। चलिए जरा फटाफट कुछ और स्ट्रक्चर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जब लावा एक नदी की तरह बह रहा होता है तो उसके अंदर मौजूद मिनरल्स और गैस के बुलबुले भी उसी बहाव की दिशा में एक लाइन बना लेते हैं। और जब लावा जम जाता है तो ये पैटर्न हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो जाता है। इसे ही कहते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है मानो बहते हुए लावा की तस्वीर खींच ली हो, एक जमी हुई हरकत। ये वाला स्ट्रक्चर पोरफायरेटिक, ये एक 2 भागों वाली कहानी सुनाता है। इसमें जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो बताते हैं कि लावा ने अपनी यात्रा धीरे धीरे शुरू की थी। उसे क्रिस्टल बनाने का पूरा टाइम मिला, लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ और उसे बहुत तेजी से ठंडा होना पड़ा, जिससे उसके चारों तरफ ये बारीक दाने वाली बैकग्राउंड बन गई। मतलब धीमी और तेज दोनों कूलिंग की कहानी एक ही पत्थर में।
और सोचिए, अगर ज्वालामुखी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के नीचे फट जाए, तब क्या होगा? तब हमें देखने को मिलता है ये कमाल का पिलो स्ट्रक्चर। जैसे ही खोलता हुआ लावा ठंडे पानी के संपर्क में आता है, उसकी बाहरी परत फौरन जम जाती है और वो तकिए जैसी गोल मटोल शेप ले लेता है, एक के ऊपर एक। ये दोनों स्ट्रक्चर पूरी तरह से लावा की विस्कोसिटी यानी उसके गाढ़ेपन पर निर्भर करते हैं। अगर लावा पतला है, पानी जैसा, तो वो आराम से बहेगा और एक रस्सीदार, लहरदार सतह बनाएगा जिसे पाहोहो कहते हैं। लेकिन अगर लावा बहुत गाढ़ा है, टूथपेस्ट जैसा, तो वो ठीक से बह नहीं पाता और टूट टूट कर खुरदुरे, नुकीले ब्लॉक बना देता है। अब ये जो है ऑर्बिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये जियोलॉजी का एक बहुत ही रेयर खजाना है। इसमें एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ मिनरल्स की परतें ठीक प्याज की परतों की तरह जमी होती हैं। किसी जियोलॉजिस्ट को ये मिल जाए ना, तो समझो उसका जैकपॉट लग गया। जॉइंटिंग को आप कॉलमनर स्ट्रक्चर का बड़ा भाई समझ सकते हैं। जब चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब एक बहुत बड़ा मैस, एक साथ ठंडा होता है, तो उसमें बड़े पैमाने पर दरारें पड़ जाती हैं, जो उसे नेचुरल ब्लॉक्स में बांट देती हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, ये चट्टानें सिर्फ बेजान पत्थर नहीं है, ये तो हमारी पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त ताकतों का एक जीता जागता, या कहूँ जमा हुआ रिकॉर्ड है। तो असल में हर आग्नेय चट्टान एक टाइम कैप्सूल की तरह है। उसकी एक एक दरार, एक एक क्रिस्टल और एक एक छेद हमें पृथ्वी के अंदर हुए विस्फोटों की, जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर की और लाखों सालों के लंबे सफर की कहानी बताता है। तो अगली बार जब कभी कोई ग्रेनाइट का टुकड़ा या बेसाल्ट की चट्टान दिखे, तो उसे सिर्फ एक पत्थर की तरह मत देखिएगा। याद रखिएगा कि वो पृथ्वी के इतिहास का एक जमा हुआ पल है, एक ऐसा पल जो हमें उस आग की दुनिया की एक झलक देता है जहां से वो पैदा हुआ था। अगर आप भी जियोलॉजी की दुनिया के ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।